गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिफिकेशन एंड प्लान एटिकेट्स। अगर हम बात करें तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना। अगर हम बात करें एडिफिकेशन की, एडिफिकेशन क्या है? एडिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है इस बिजनेस में, along with 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एम्प्टी योर कप एंड रूल 3। ये चारों ही मिला के चारों ही पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हम यूज़ कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत बड़ी चीज़ लैक कर रही है। व्हाट इज़ एडिफिकेशन? एडिफिकेशन इज़ एम्पावरिंग द लीडरशिप। मतलब हमारे जो लीडर हैं उनके वर्ड्स को वैल्यू देना इज़ कॉल्ड एडिफिकेशन। ठीक है, तो ये अगर बात की जाए तो बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर एडिफिकेशन की बात की जाए तो आप देखोगे कि जब भी दरबार लगा करता था, तो जब कोई बड़े राजा की एंट्री हुआ करती थी तो दरबान ये बोला करते थे, सावधान सावधान सावधान, जिल्ले हिलाही अकबर शहंशाह, राजाओं के राजा शहंशाहों के शहंशाह पधार रहे हैं। ये एडिफिकेशन की एक फॉर्म थी और उसमें क्या होता था, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन बाय वर्ड्स। और दरबान खड़े रहते थे, ये एक एडिफिकेशन बाय एक्शन है। और इसके अलावा जो भी प्रजा होती थी वो खड़ी हो जाती थी और राजा को उनकी राजगद्दी तक पहुंचने के लिए जितना भी टाइम लगता था, ये प्रजा उनके सम्मान में खड़ी रहती थी। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन बाय एक्शन। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि जब ये राजा महाराजा जा रहे हैं अपनी राजगद्दी तक, तो सारे लोग उनको एकम्पनी कर रहे हैं ताकि वो अपने राजगद्दी तक पहुंच जाएं। और अगर मैं बात करूं तो एडिफिकेशन में हम दो तरीके की बात कर सकते हैं। एक तरीका है किसी को इंट्रोड्यूस करने का, जिसमें हम किसी का इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं और सीधा उन्हें स्टेज पे चढ़ा के और उनसे स्पीच दिलवा देते हैं। दूसरा एक तरीका है जिसमें हम एडिफिकेशन का यूज़ करते हैं और जब कोई प्रेजेंटर को स्टेज पे बुलाया जाता है तो उसमें हम उनके बारे में एडिफिकेशन करते हैं। एडिफिकेशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी जो स्पीच देने आ रहे हैं ये एक बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं और बहुत ही ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुके हैं और इन्होंने 15-20 वर्ल्ड क्लास पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं और इनका जो भी वर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और एक एक बात सुनने लायक है। तो ये एक तरीका है एडिफिकेशन का। आप क्या समझते हैं कि जो दोनों तरीके हमने यूज़ किए हैं, विदाउट एडिफिकेशन और दूसरा एडिफिकेशन, तो जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, दोनों में से कौन से तरीके को ज़्यादा सीरियसली सुनेंगे? अब ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा तरीका है उसमें जो ऑडियंस है वो पूरा ध्यान लगा के एक एक वर्ड्स को सुनेंगे और सीरियस भी होंगे। बट अगर हम पहले तरीके की बात करें तो एडिफिकेशन का सहारा नहीं लिया जाता है और ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये कौन है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, बट अगर हम किसी का इमेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके इमेज क्रेडिबिलिटी के बारे में बुरा बुरा बता के, तो दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ डी एडिफिकेशन। ये किस तरीके से किया जा सकता है उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें क्या होता है, हम इस तरीके से किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि भाई अभी जो स्टेज पे आ रहे हैं स्पीच देने के लिए, हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें बुलाना पड़ रहा है क्योंकि जो स्पीच देने के लिए स्पीकर आने वाले थे वो ट्रैफिक में कहीं अटक गए हैं। तो इसीलिए ये जो प्रेजेंटर हैं अभी हमें मजबूरी में इन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये जो फॉर्म है दिस इज़ कॉल्ड डी एडिफिकेशन। और अगर हम किसी को एडिफिकेशन करते ही नहीं है, ये भी एक तरीके का डी एडिफिकेशन ही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो एडिफिकेशन क्या है? एडिफिकेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। जब एडिफिकेशन होगा डाउनलाइन के माइंड में अबाउट द अपलाइन,
तभी वो उन्हें सीरियसली सुन पाएगा। नहीं तो अपलाइन कोशिश करेंगे कि भाई हम इसको कुछ सिखाएं पढ़ाएं, पर डाउनलाइन उनको कुछ ज़्यादा सीरियस तवज्जो नहीं देगा। तो इसीलिए व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एडिफिकेशन? दैट इज़ इग्नोरेंस, डिस्ट्रक्शन, वर्सनिंग एंड ऑब्फस्केशन। एडिफिकेशन से फ़ायदा किसको होता है? जो स्पीच देने के लिए आ रहे हैं वो स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी एक बार बना ली है, तो उनको कोई ना बेनिफिट होता है और ना उनको लॉस होता है। बट इससे बेनिफिट किसको होता है? जो ऑडियंस है वो स्पीकर को अच्छे से सुन ले एडिफिकेशन के साथ, तो और जो ऑडियंस है उसी का फ़ायदा होने वाला है। एडिफिकेशन जो हम करते हैं ये हमेशा फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए। एंड एक रेसिपी बनने के बाद ज़रा सी चुटकी मसालों की डाल दी जाती है तो उसका टेस्ट एनहांस कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम एडिफिकेशन को यूज़ करते हैं। बट कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए एडिफिकेशन में, और किसी के एडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चांद सितारे नहीं लगाने चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पाता है आदमी। और एडिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, बाई वर्ड्स एंड एडिफिकेशन बाई एक्शन। ठीक है। जब हम ये बोलते हैं भाई राजाओं के राजा शहंशाहों के शहंशाह पधार रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन बाई वर्ड्स। और जब लोग खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन बाई एक्शन। आप इस पिक्चर में देख पाएंगे कि हम एक एडिफिकेशन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यू मतलब मैं हूँ, और मेरा एक फ्रेंड मिलने आ रहा है जिसका मेरे साथ ट्रस्ट लेवल है, बचपन से ही वो मेरा बहुत पक्का दोस्त है। बट मेरा एक जो प्रेजेंटर है उसकी क्रेडिबिलिटी मेरी नज़रों में है, बिकॉज मुझे उनके बारे में सारी क्रेडिबिलिटी पता है कि उन्होंने क्या अचीवमेंट अपने जीवन में प्राप्त कर रखी है। बट मेरे फ्रेंड और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने फ्रेंड के सामने अपने प्रेजेंटर की एडिफिकेशन करूँगा, ताकि एक रेस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी पैदा हो सके, और उन्हें पता चल सके कि भाई जो अभी मीटिंग लेने आ रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और इनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और इन्होंने किसी भी चीज़ में बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हुए हैं, तो इनकी हर एक बात सुनने लायक है, तभी वो उन्हें सीरियसली सुनेगा। नेक्स्ट, ये एडिफिकेशन का ही एक दूसरा ट्रायंगल है। और कभी भी ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहिए, मतलब अपना सेल्फ एडिफिकेशन करना बिल्कुल ही हानिकारक है। और स्पेशली इन आवर बिजनेस सेल्फ एडिफिकेशन की कोई रोल नहीं है। एडिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है पर्सनैलिटी बेस्ड एडिफिकेशन, मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में एडिफाई कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कंसेप्ट बेस्ड एडिफिकेशन। कंसेप्ट बेस्ड एडिफिकेशन हो सकता है जैसे कि रूल 3 के लिए, मतलब 15 प्लान्स पर मंथ, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, और प्रैक्टिस स्फीयर ऑफ साइलेंस। हम नॉर्मली अपने घर में भी एडिफिकेशन प्रोसेस का सहारा लेते हैं, बट जाने अनजाने हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल एडिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है हमारे घरों में। जब बच्चा वेजिटेबल नहीं खाता है और जब वो ब्रेड नहीं खाता कोई बच्चा, तो उसके लिए हम ब्रेड एडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। और जब बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो हम मिल्क एडिफिकेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इस By this, we get response to child to eat vegetable, bread and drink milk। और ये जो नॉरिशमेंट वाला आहार है ये लेने से बच्चे को ही फायदा होता है। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज वेजिटेबल एडिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम ब्यूटिफिकेशन करने के साथ सैलेड्स तैयार करते हैं, जिसे बच्चा देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे खा लेता है, और उससे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं बच्चे को, तो उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है।
आप ये देख सकते हो वेजिटेबल एडिफिकेशन प्रोसेस, कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है वेजिटेबल्स को। बच्चा इसे कभी भी खाए बिना रुक नहीं पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेड एडिफिकेशन प्रोसेस। इसमें आप देख सकते हो बाय टोमेटो एंड चिली ब्रेड इज एडिफाइड, और ये है मिल्क एडिफिकेशन प्रोसेस बाय बॉर्नवीटा। तो ये हमारे घरों की कहानी है। होल सिस्टम कोलैप्सेस विदाउट एडिफिकेशन। अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस की मैं बात करूं, तो अगर हम एडिफिकेशन प्रोसेस को नहीं यूज़ करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई जो एडिफिकेशन प्रोसेस है इज़ नाइस टू हैव, बट अगर बात की जाए एडिफिकेशन इज़ मस्ट टू हैव टू ग्रो इन दिस बिजनेस। और अगर हम अपने अप्लायंस के लिए प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी नेगेटिव बात करते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारे अप्लायंस हैं उनका कुछ लॉस नहीं होता है इसमें, बट हम अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ कर जाते हैं। बिकॉज अगर मैं अपने डाउनलाइन के साथ बात कर रहा हूँ नेगेटिव, तो अपलाइन के लिए, तो मेरा जो डाउनलाइन है वो मेरे बारे में भी सेम बात करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आगे फॉलो करता जाएगा। इसीलिए एडिफिकेशन इज क्रूशियल मैंडेटरी। एडिफिकेशन इज डन फॉर अप्लायंस बिजनेस, वी सेल, जो टेक्निकल स्किल्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं बिजनेस में। पीडीएस, अगर पीडीएस की बात की जाए तो ये इस बिज़नेस का ब्लड है। और यहाँ पे हमारे सीनियर्स आते हैं, सक्सेसफुल सीनियर्स, वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को ख़त्म किया। एसोसिएशन, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एक्शन होने से रिएक्शन होता है, और हमारे दिमाग में डेली बेसिस पे किरकिर पैदा होती है। तो एसोसिएशन को हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है कि एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो किरकिर निकालने का बेस्ट प्लेस है ये। इसके अलावा एडिफिकेशन किया जाता है बुक्स के लिए। जब हम किसी डाउनलाइन को ये बताते हैं कि बुक्स 50 से 60% बिजनेस है, तो उसे समझ में आता है कि हाँ, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो जब भी हम एडिफाई करेंगे, जब भी वो बिजनेस की बुक्स की इम्पोर्टेंस को समझ पाएगा। इसके अलावा डीवीडीज, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं इस बिजनेस, इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्यों स्पेशल है इस बिजनेस में, वो बताते हैं। और मदर इवेंट लाइक वीकॉन, और इसके अलावा मैजिक एंड बैक टू बेसिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही बोला जाता है कि जो वीकॉन अटेंड कर लेता है उसका बिजनेस चलेगा, इसकी गारंटी होती है। बट ये गारंटी नहीं होती कि भाई वो उसका बिजनेस अगर उसने नहीं अटेंड किया तो चले या ना चले। ठीक है, तो इसीलिए एडिफिकेशन का यूज़ करके हम अपनी टीम को बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब ये सेकंड टॉपिक है जिसे बोलते हैं प्लान एटिकेट। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एटिकेट मीन्स मैनर्स। किसी भी काम को करने का तरीका, उसे ही एटिकेट बोला जाता है। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ के एम्प्लॉइयों का काम करने का एक मैनर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटिकेट। अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे वहाँ के एम्प्लॉइयों का एक मैनर होगा काम करने का। तो इसी तरीके से इस बिज़नेस में भी एक मैनर है जिस तरीके से ये बिज़नेस किया जाता है। अगर हम उस मैनर को, एटिकेट को फॉलो करेंगे तभी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। बट शुरुआत में जब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत रबिश लगता है हमें कि यार क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या ज़रूरत है इसकी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, इट इज़ मस्ट टू हैव। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्लान एटिकेट्स स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारी ग्रूमिंग से, हमारी क्लोथिंग से। हम जब मल्टी मिलियन बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो हमारी क्लोथिंग्स, हमारे हेयर, हमारे शूज़, बैग, डायरी, पेन और बॉडी ऑर्डर, डिओड्रेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। जब हम कोई मीटिंग्स अरेंज करते हैं
तो हमें अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसके प्रोफाइल के बारे में डिटेल में प्रेजेंटर से बात करनी होती है। जब उसका प्रोफाइल डिस्कस किया जाता है तो प्रेजेंटर उसको बारीकी से समझता है कि उसके साथ हमें क्या बात करनी है मीटिंग में। बट अगर हम प्रोफाइल डिस्कशन के बिना प्रोस्पेक्ट को बिठा देते हैं मीटिंग में, तो वो जो मीटिंग होती है वो कहीं से कहीं चली जाती है। ठीक है। और प्रोफाइल में ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, और अगर वो मैरिड है तो उसमें से डोमिनेंट कौन है और डिसीजन मेकर कौन है, हस्बैंड या वाइफ। अगर वो डिसीजन मेकर है या उसकी भी इम्पोर्टेंस है डिसीजन लेने में, तो यही बोला जाता है कि उसको साथ में बिठाओ। कभी भी कभी भी अकेले का मीटिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए दोनों को इनवाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर दो दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम साथ में बैठेंगे मीटिंग में, तो उनका कोई रोल नहीं है बैठने का, क्योंकि अगर एक फ्रेंड बिजनेस करने को स्टार्ट हो जाता है तो दूसरा जो फ्रेंड है वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए वन बाय वन मीटिंग कराना ठीक रहता है, दोनों को एक साथ इनवाइट करने के कंपैरिजन में। और अगर हमने उससे क्या डिस्कस किया है ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, इन्फो देते टाइम, इनवाइट करते टाइम, ये हमें प्रेजेंटर को हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताना ज़रूरी होता है। क्या पता उसने कुछ ऐसी बातें डिस्कस की हो जो मीटिंग में डिस्कस करके वो हमारा प्रेजेंटर उस पॉइंट को पहले ही क्लियर कर देगा। नहीं तो पता चला कि हमने प्रेजेंटर को बताया ही नहीं और मीटिंग पता नहीं कहाँ से कहाँ डिस्कशन ले कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है। और इस चीज़ में फेसबुक प्रोफाइल एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल से उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है, तो प्रेजेंटर उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में फिर ज़्यादा हाईलाइट करके बात करेगा। ठीक है। तो ये लेटेस्ट है आजकल कि फेसबुक प्रोफाइल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जब हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है तो आजकल जो हमारी मीटिंग है 100% ऑनलाइन होती है जूम पे। तो क्या करना होता है, पहले हमें लॉगिन करना होता है और अपने प्रेजेंटर और एडिफिकेशन करने वाले सीनियर से हमें पहले कोऑर्डिनेट करना होता है। और उसके बाद जब हम उस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से सेट कर दिया सारा चीज़ें, तो जूम आईडी दी जाती है प्रोस्पेक्ट को लॉगिन करने के लिए। जब वो लॉगिन कर लेता है तो उसी के सामने एडिफिकेशन करने वाले सीनियर अपलाइन को फ़ोन किया जाता है और उसमें क्या बोला जाता है कि सर, मैंने अपने फ्रेंड के लिए आपसे टाइम लिया था और आप अगर फ्री हैं तो आप सर जूम आईडी पे आ जाइए। ठीक है। जब प्रेजेंटर आ जाता है जूम आईडी पे, तो अटेंटिव होके बैठना होता है। कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि प्रेजेंटर तो प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है और हम व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या फेसबुक पे लगे हुए हैं, या फिर हम स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं या इधर उधर बगले झांक रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि ये बिजनेस एक रूल के द्वारा चलता है, जिसे बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। क्योंकि जो काम हम करेंगे हमारा प्रोस्पेक्ट भी हमें ही को कॉपी करेगा, वो हमें ही देखेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारा अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारा और प्रोस्पेक्ट का दोनों ही का इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हमारा अपना एक वर्किंग स्टेशन होना चाहिए जो स्टेबल होना चाहिए, जहाँ पे चेयर होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए और हम स्टेबल होके बैठे हों। ऐसा ना हो कि हम तो बैठे हैं बट हमारे पीछे मूवमेंट हो रही है, हमारे फैमिली वाले मूव कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्टरबेंस होगा और वो ना एक प्रोफेशनल लुक नहीं दे पाएगा। तो
तो इसलिए हम एक मल्टी मिलियनर डॉलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए एक वर्किंग स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमारा जो ऑडियो है वो म्यूट होना चाहिए और वीडियो हमेशा ऑन रहना चाहिए। और जो प्रेजेंटर बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट से, उसको बड़े ध्यान से सुनना है। उसके बीच में हमें बात नहीं करनी होती जब तक कि अपलाइन हमें बोले ना कि भाई आप बताओ इसके बारे में, कि इसके बारे में क्या किया जाए। और अगर देर इज़ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द प्रेजेंटर एंड प्रोस्पेक्ट, तो बीच में इंडल्ज होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो इतने परिपक्व होते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा वो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। अगर उनके बीच में अगर फाइट भी होती है तो उसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी भी गलती से ऐसा नहीं करना होता कि अपना जो फ्रेंड है, प्रोस्पेक्ट है, उसको हम एडिफाई कर रहे हों इन द फ्रंट ऑफ प्रेजेंटर। तो इसमें हम ऐसी गलती कर सकते हैं कि जो ताज हमने एडिफिकेशन करके प्रेजेंटर के बारे में एक ओरा क्रिएट करी है, वो ताज उठा के हम अपने प्रोस्पेक्ट के सिर पे रख रहे हैं। और जो ओरा थी वो हम शिफ्ट कर रहे हैं प्रेजेंटर से प्रोस्पेक्ट की तरह। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोस्पेक्ट है वो उन्हें ढंग से सुनेगा नहीं। इसके बाद अगर वो प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उससे हमें बीच में ना प्रेजेंटर को ये नहीं बोलना कभी भी कि सर कुछ तो दिखा दो, सर कुछ फाइनेंशियल दिखा दो, क्या पता ये फाइनेंशियल से ही मान जाए। अगर प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उसे ये बात रियलाइज़ करानी है पोलाइटली कि भाई तू रिजेक्ट हो गया है, मेरे सीनियर्स ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि वो रिजेक्ट हो गया हो या उसका प्लान हो गया हो या मीटिंग हो गई हो तो उसके बाद अपना एक प्लान भी लेके स्टार्ट नहीं होना होता कभी भी कि भाई चल तेरे जो सीनियर थे उनसे छूट गया है, चल मैं बता देता हूँ तेरे को, ऐसा 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 होता है इसमें। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी होती और जो हमारे प्रेजेंटर ने बोला होता है उसको फॉलो करना है। थैंक यू ऑल।